everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And don't forget to press the bell icon. यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे पहले वाले वीडियोस आप देख सकते हो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनने के लिए नीचे लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के भी मेंबर बन सकते हो। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी से है। इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, जिनमें से कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले ये वीडियोस देख सकते हो। आज इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस थोड़ा बड़ा है, इसके कुछ पार्ट आज हम इस वीडियो में करेंगे और कुछ जो है हम आने वाले वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस तक जाने से पहले यहां पे आपको याद रखना ये जरूरी है कि ह्यूमंस में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। करेक्ट, ह्यूमंस में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स। और ह्यूमन जो स्टोमेटिक सेल है वो डाइप्लॉइड होता है विद 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। एक है ऑटोसोम्स, ठीक है, तो पहला पार्ट है ऑटोसोम्स और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो एक होता है ऑटोसोम्स और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 23 में से जो 22 हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स और जो एक बचा हुआ क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उस इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करता है, बट जो 22 अदर पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स डिटरमिनेशन के अलावा बाकी सब करते हैं, जैसे कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, ओके, आईज का शेप, आपकी ईयर का शेप। तो ये सब जो डिटरमाइन कर रहा, हाइट आपका, वो सब डिटरमाइन कर रहा हो कौन है? ऑटोसोम्स। तो आपके जो क्रोमोसोम्स है किसमें डिवाइड हुआ है? ऑटोसोम्स एंड क्रोमोसोम्स में। ऑटोसोम्स है 22 पेयर्स, वाइल एक सिंगल पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम जो है वो आपके दूसरे वैरायटी ऑफ ट्रेट्स कंट्रोल कर रहे हैं अदर देन सेक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाइट, कलर, ओके, योर ईयर टाइप, योर नेक शेप, नोज शेप, आई टाइप, ठीक है। और ये ट्रेट्स को कहते हैं हम ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट्स। जो हाइट, कलर, ये सब ट्रेट्स क्या है? ऑटोसोमल, जो फिनोटाइप आपका डिसाइड करेगा। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम्स आर कॉल्ड एज ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। मतलब ऑटोसोमल इनहेरिटेंस मतलब ये कि बॉडी का कैरेक्टर ट्रांसमिट होना थ्रू सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स from other than sex linked traits from parents to offsprings। मतलब मम्मी से या पापा से उनके बच्चों में कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट होना जो सेक्स लिंक्ड नहीं है, जैसे कलर, जैसे मैंने बताया, कलर ऑफ हेयर, टाइप ऑफ हेयर, ओके, हाइट, ये सब जो कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स पेरेंट्स से बच्चों में आ रहे हैं through autosomes, means through these 22 pairs of chromosomes are called as autosomal inheritance। तो autosomal inheritance through autosomes होते हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं बॉडी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अब इनमें से जो कुछ कैरेक्टर्स हैं, जो ऑटोसोमल कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, इनमें से कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट जीन से अफेक्ट होते हैं और कुछ रिसेसिव जीन से, जो ऑटोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ये 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है, वो जीन्स, कुछ जीन्स डोमिनेंट होंगे, कुछ रिसेसिव, और वो उस
कैरेक्टर को, जो ऑफस्प्रिंग में आने वाले हैं, उन्हें वो कंट्रोल करेंगे। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, जो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, मतलब वो कैरेक्टर्स जो डोमिनेंट दिखेंगे, वो उनका एग्जांपल्स है विडोज पीक एंड हंटिंग्टन्स डिजीज। वाइल ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स, ऐसे ट्रेट्स जो वो दबे हुए हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स या डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से नहीं दिखने वाले हैं, बट हाँ कुछ केसेस में वो दिखेंगे जब वो खुद के मतलब रिसेसिव जीन के साथ ही पेयर हो जाएंगे, तब वो दिखेंगे। तो ऐसे वाले ट्रेट्स जो है उनके एग्जांपल है फेनिलकीटोनुरिया, दैट इज PKU, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। तो ये है दो ट्रेट्स, दैट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, जहां डोमिनेंट जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा, और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, जहां रिसेसिव जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट से इस वीडियो में या आपको जो पढ़ना है वो है विडोज पीक, और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट से जो आपको पढ़ना है वो है फेनिलकीटोनुरिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर विडोज पीक। तो जैसे मैंने बताया, विडो पीक जो है वो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की वजह से आ रहा है। विडो पीक जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। तो विडो पीक में क्या होता है, वहां पे प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयरलाइन फोरहेड पे आता है, और उसे कहते हैं विडोज पीक। तो आपने जो है बहुत बार आपके और फ्रेंड्स में कंपेयर किया होगा, तो किसी के पास जो है ऐसे सिर पे वी शेप होता है हेयरलाइन के यहाँ पे, तो ये होता है विडोज पीक, और किसी में ये हेयरलाइन मिसिंग होता है, दैट इज नो विडोज पीक। तो ये विडोज पीक जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, और वो बनाता है वी शेप्ड हेयरलाइन और फोरहेड। ये जो कैरेक्टर है विडो पीक, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से आता है। तो ऑटोसोमल मींस फ्रॉम द 22 क्रोमोसोम्स, और वो डोमिनेंट जीन उनमें प्रेजेंट होता है, इसलिए विडोज पीक आता है। तो विडोज पीक डोमिनेंट जीन की वजह से आता है, तो विडोज पीक का जो डोमिनेंट जीन है उसे हम कैपिटल W बोलेंगे, और रिसेसिव वाले को सपोज स्मॉल w। तो डोमिनेंट वो दो टाइप से हो सकता है, आइदर जब वो होमोजाइगस हो, तो होमोजाइगस कंडीशन में भी वो डोमिनेंट हो सकता है, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो डोमिनेंट हो सकता है। तो विडोज पीक दो केस में डोमिनेंट है, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी। होमोजाइगस जब दोनों भी जो W है, दोनों भी पेयर जो जीन्स है वो W है, कैपिटल W, और हेट्रोजाइगस जब एक कैपिटल W एक स्मॉल w के साथ पेयर्ड है, तो दोनों इंडिविजुअल में वो डोमिनेंट जीन कैपिटल W प्रेजेंट है, और इसलिए दोनों केस में विडोज पीक दिखेगा। नो विडोज पीक, दैट इज स्ट्रेट हेयरलाइन, सिर्फ एक ही केस में दिखेगा जिसके पास होमोजाइगस रिसेसिव जीन हो। तो होमोजाइगस रिसेसिव जीन, दैट इज स्मॉल w जिसके पास प्रेजेंट है, उसी के केस में नो विडोज पीक या स्ट्रेट हेयरलाइन दिखेगा। और ये विडोज पीक जो है वो इक्वल चांसेस हैं दोनों मेल और फीमेल में इनहेरिटेंस होने के लिए। तो आपको याद रखना होगा, वी शेप्ड हेयरलाइन फोरहेड पे विडोज पीक कहलाता है। विडोज पीक ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन से बनता है। विडो पीक दोनों केस में दिखता है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, क्योंकि दोनों केस में कैपिटल W डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है। नो विडो पीक सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव में दिखता है, जब दोनों भी स्मॉल w हो, और दोनों मेल और फीमेल में दोनों में इक्वल चांसेस है इनके पाए जाने के। नेक्स्ट है फेनिलकीटोनुरिया, दैट इज PKU। ये एक्चुअली एक इनबॉर्न मतलब पैदा होते ही होने वाला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक मतलब बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, उन्हें जो कंट्रोल करने वाला डिसऑर्डर है वो है ये फेनिलकीटोनुरिया। ये कॉज होता है ड्यू टू रिसेसिव ऑटोसोमल जीन। रिसेसिव मतलब जो अपना पावर नहीं दिखा पाता, जो डोमिनेंट जीन द्वारा दबाया जाता है। ऑटोसोमल मतलब O22 क्रोमोसोम्स के पेयर्स जो सेक्स लिंक्ड नहीं होते,
वो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन की वजह से ये डिजीज इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्ट जो है क्रिएट करता है। ये रिसेसिव जीन्स जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं वो प्रेजेंट होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, तभी ये डिजीज होगा। तो सपोज ये जीन्स जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं वो है स्मॉल पी, तो जब स्मॉल पी साथ में प्रेजेंट होंगे दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में, तभी ये डिजीज होगा। और ये डिजीज जो है वो एक्चुअली फिनिल एनिलीन हाइड्रोलेज एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो जिन्हें भी ये डिजीज होता है, जिनमें ये स्मॉल पी है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, उनमें कौन सा एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा? फिनिल एनिलीन हाइड्रोलेज। और ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा देखते हैं। तो ये एंजाइम पहले किस चीज के लिए जरूरी है? ये एंजाइम फिनिल एनिलीन हाइड्रोलेज इंपॉर्टेंट है अमाइनो एसिड फिनिल एनिलीन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अमाइनो एसिड जो है जिसका नाम है फिनिल एनिलीन, ये फिनिल एनिलीन को यदि आपको ट्रायोसिन में कन्वर्ट करना है तो आपको एंजाइम चाहिए फिनिल हाइड्रोलेज। ठीक है, तो अमाइनो एसिड फिनिल एनिलीन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एंजाइम चाहिए फिनिल हाइड्रोलेज। और यदि ये एंजाइम सिंथेसाइज ही ना हो बॉडी में, ये एंजाइम एब्सेंस हो, फिनिल हाइड्रोलेज सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा, ये एब्सेंट है, तो आपका फिनिल एनिलीन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। और यदि फिनिल एनिलीन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिनिल एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स मतलब उसके जैसे दिखने वाले सब एक्युमुलेट या जमा होते जाएंगे आपके ब्लड में या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दैट इज सीएसएफ में। तो क्या हो रहा है, यदि वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फिनिल एनिलीन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है। वो एंजाइम क्यों नहीं है? क्योंकि उधर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसके वजह से जो ये फिनिल एनिलीन है और उसके डेरिवेटिव्स ब्लड में और सीएसएफ फ्लूइड में जमा होते जा रहे हैं और ये बहुत टॉक्सिक है। ये टॉक्सिक है। क्यों टॉक्सिक है? क्योंकि वो ब्रेन के डेवलपमेंट को रोक देता है और मेंटल रिटार्डेशन करता है, मेंटली उनको वीक कर देता है। और जब एक्सेस ऑफ फिनिल एनिलीन जो जमा हो जाता है तो थ्रू यूरिन भी पास होने लगता है, इसलिए इस डिजीज का नाम है फिनिल कीटोनेरिया, क्योंकि वो यूरिन थ्रू पास हो रहा है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PKU। तो आप समझ गए होंगे डिजीज के बारे में। तो ये डिजीज एक इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो रिसेसिव ऑटोसोमल जीन से हो रहा है। ये कब होता है? जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है और इसकी वजह से फिनिल एनिलीन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं बनता। ये एंजाइम नहीं बनने की वजह से फिनिल एनिलीन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फिनिल एनिलीन आपके बॉडी और ब्लड में एक्युमुलेट होने लगता है और वो ब्रेन के डेवलपमेंट को स्टॉप करके मेंटली वीक कर देता है और ज्यादा अमाउंट पे और जमा होके वो यूरिन थ्रू भी पास होने लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो अभी हमने ऑटोसोमल इनहेरिटेंस देखा जो वो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड थे। अब हम देखेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो वो 23rd दैट इज ओनली 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड है, जो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो जो जीन्स लोकेटेड होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, तो आपको पता है आपका सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमंस में? 2, एक एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम। तो एक्स बड़ा है, वाई छोटा है, और उसमें ये जो 2 आर्म्स हैं वो नॉन होमोलोगस है। तो दिखाती हूं मैं, ये वाले जो आर्म्स हैं एक्स और वाई के नॉन होमोलोगस है। तो ये जीन्स जो इन नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, उन जीन्स को वहां पे जो 6 क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ 6 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स मतलब कौन से जीन्स? जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ 6 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। और इन दोनों जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ 6 क्रोमोसोम से जो कैरेक्टर्स
जो सेक्स लिंक्ड जीन्स द्वारा आगे ट्रांसमिट होंगे उन कैरेक्टर्स को कहेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स मतलब वो कैरेक्टर्स या वो ट्रेट्स जो सेक्स लिंक्ड जीन्स जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं तो उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ये इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मतलब वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से अपने बच्चों में जा रहे हैं थ्रू नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट जीन्स के द्वारा, उसे कहेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो टाइप के हो सकते हैं क्योंकि दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व है एक्स और वाई, इसलिए वो दो टाइप के हैं, एक्स लिंक्ड जीन्स और दूसरा है वाई लिंक्ड जीन्स। तो जो कैरेक्टर्स एक्स के नॉन होमोलोगस रीजन से ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक्स लिंक्ड जीन्स है और जो वाई से ट्रांसफर हो रहे हैं वाई लिंक्ड जीन्स है। तो चलिए पहले देखते हैं एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो एक्स लिंक्ड उसका किसका टाइप है, सेक्स लिंक्ड जीन्स का, तो उसका पहले हम देखेंगे। तो जो एक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो कहां प्रेजेंट है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे। तो पहले हमने देख लिया है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो ये एक्स है ये वाई है और इनका जो नॉन होमोलोगस रीजन है वो ये रीजन है। और जो जीन्स नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम एक्स लिंक्ड जीन, ठीक है। और ये जीन जो है उनका कॉरस्पॉन्डिंग अली या उनका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे तो साइज कम है, उसका नॉन होमोलोगस है, इसलिए उस पे सारे जीन्स एक्स वाले नहीं होंगे। इसलिए ये एक्स लिंक जो भी जीन्स हैं जो नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उनका पेयर या अली वाई क्रोमोसोम पे नहीं होगा। अब आगे का ये देखिए कि फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, करेक्ट। फीमेल किससे बने हैं, दो एक्स क्रोमोसोम से, और मेल बने एक एक्स और वाई से। तो फीमेल के पास है दो एक्स और मेल के पास है एक एक्स एक वाई। अब एक एक्स क्रोमोसोम यदि देखिए फीमेल में क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं। फीमेल टू रिसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। देखिए अब यहां पे इसका मतलब यह है कि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्स लिंक्ड जीन्स की, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए वाई को भूल जाएंगे। तो सपोज एक यहां पे एक्स लिंक्ड ट्रेट है जो कैरेक्टर एक्स लिंक्ड जीन से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब वो कैरेक्टर के नहीं ट्रांसफर होने की वजह से मतलब रिसेसिव होने की वजह से वहां पे सपोज कोई डिजीज हो रहा है या कोई नेगेटिव थिंग होने वाला है, यदि ये जीन्स जो एक्स लिंक क्रोमोसोम से रिलेटेड है यदि ये जीन ट्रांसफर नहीं हो तो कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब वो यदि रिसेसिव हो तो कुछ प्रॉब्लम होगा और डोमिनेंट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं इसलिए वहां ऐसा होना पड़ेगा क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम्स है मतलब दो एक्स नॉन होमोलोगस रीजन है फीमेल में और दो एक्स नॉन होमोलोगस रीजन होने की वजह से दो एक्स नॉन होमोलोगस रीजन होने की वजह से वहां पे यदि रिसेसिव कैरेक्टर देखना है तो दोनों क्रोमोसोम पे रिसेसिव कैरेक्टर होना चाहिए, दैट इज स्मॉल आर। तो फीमेल में कुछ भी ये रिसेसिव कैरेक्टर होने का या रिसेसिव सेक्स एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम होने का चांसेस कम है क्योंकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स है और दोनों पे रिसेसिव कैरेक्टर हो उनके नॉन होमोलोगस रीजन पे तभी वो एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो वन एक्स क्रोमोसोम यदि कैरियर है, ठीक है, ऑफ रिसेसिव जीन जो उसमें डिफेक्ट है उसका इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट वाला एक्स क्रोमोसोम दबा देता है। तो फीमेल में क्या चांसेस है, देखिए फीमेल में 3 चांसेस है। फीमेल में जो है दो एक्स क्रोमोसोम्स होने की वजह से फीमेल में आर मेड ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, तो उसकी वजह से फीमेल में जो है 2 चांसेस है। मैं बताती हूँ कैसे, 3 चांसेस है, ठीक है। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर उसे हम रेड कलर से डिनोट करेंगे।
तो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हो फीमेल में, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे फीमेल में डोमिनेंट कैरेक्टर हो, या फिर एक पे डोमिनेंट और एक पे रिसेसिव हो। रिसेसिव को हम डिनोट करेंगे पर्पल कलर से। तो एक पर्पल से यहाँ पे रिसेसिव, और एक तीसरा वाला कंडीशन है जब दोनों भी रिसेसिव हो। तो ये फीमेल का कंडीशन है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स है, और एक्स लिंक्ड जो एक्स लिंक क्रोमोसोम्स है जिसके नॉन होमोलोगस रीजन है, उससे कोई एक डिफेक्ट ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, उससे कोई एक डिफेक्ट ट्रांसफर होने वाला है। ये डिफेक्ट के ट्रांसफर होने के चांसेस कब है? जब वो रिसेसिव होगा। जब वहां पर रिसेसिव कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे तभी वो डिफेक्ट ट्रांसफर होगा। बट यहाँ डोमिनेंट है पहले केस में दोनों भी, तो यहाँ वो डिजीज नहीं हो सकता। सेकेंड केस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो इस फीमेल को हम कैरियर फीमेल कह सकते हैं, बट इसे ये डिजीज नहीं दिखेगा क्योंकि इसके पास एक डोमिनेंट है। एक डोमिनेंट होने की वजह से उसमें ये डिजीज नहीं दिखेगा, बट हाँ उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम है जो डिफेक्टिव है और इसलिए कैरियर कहलाएगी। और इस फीमेल को ये डिजीज होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि बहुत कम केस में उसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव वाला जीन आएगा। तो फीमेल विथ 1 रिसेसिव जीन जो है वो कैरियर होगी, जैसे केस 2 में देखा हमने। बट फीमेल विथ बोथ नॉर्मल डोमिनेंट जीन नॉर्मल है, और ये वाली जो फीमेल है जिसके पास दोनों भी रिसेसिव जीन है, वही जो है उस डिजीज या उस एक्स लिंक जीन के वजह से उसमें एक डिफेक्ट आएगा। ठीक है, तो जो कैरियर फीमेल होती है जो सेकेंड केस में है, जहां पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन है, वो फिजिकली नॉर्मल होती है, उसे कोई डिजीज नहीं होता क्योंकि और या कोई डिसऑर्डर नहीं होता क्योंकि उसके पास एटलीस्ट एक डोमिनेंट जीन था। बट अब हम मेल की बात करेंगे। मेल में ये प्रॉब्लम है कि मेल जो होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो ये एक्स क्रोमोसोम होने के एक ही एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से मेल में सिर्फ 2 ही केस हो सकते हैं। आइदर उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर होगा या फिर उसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा। तो मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से यदि एक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन कैरी कर रहा होगा तो दूसरा एक्स जीन है ही नहीं मेल में जो उसे बचा सकता है। इसलिए यदि एक पे भी उसके पास रिसेसिव कैरेक्टर आ गया उसके एक्स लिंक्ड जीन पे, तब उसके पास फिनोटिपिकली ओ डिसऑर्डर दिखने लगेगा क्योंकि उसके पास कोई डोमिनेंट जीन नहीं है वाई क्रोमोसोम पे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे पेयर्ड अलीज नहीं है, और इसके वजह से मेल में तुरंत ओ डिजीज दिखने लगेगा। तो जो सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड ट्रेंड्स हैं वो सबसे ज्यादा मेल में दिखते हैं देन फीमेल्स, जैसे कि हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये जो डिजीजेस हैं मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, हीमोफीलिया, ये सब किस में ज्यादा दिखते हैं? मेल में, क्योंकि मेल में ये सारे डिजीज एक्स लिंक क्रोमोसोम के द्वारा है, जो एक्स लिंक क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन में प्रेजेंट है, और फीमेल में तो 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सपोज एक पे ये सब डिजीज का जो है जीन आ भी जाए तो दूसरा जो है क्रोमोसोम फीमेल को बचा लेता है। बट मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से यदि ये गलती से भी एक्स क्रोमोसोम वाली ये डिजीज आ जाए तो वो जो है वो मेल को नहीं बचा सकते, उसको डिजीज हो जाएगा। इसलिए मेल में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं वाई लिंक्ड जीन्स, जिसे हम होलेंड्रिक कहते हैं। तो जीन्स जो लोकेटेड होते हैं नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है और ये हमारा वाई क्रोमोसोम है। तो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो प्रेजेंट है, ये वाई का नॉन होमोलोगस रीजन है, तो उस क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट है जीन्स उन्हें कहेंगे वाई लिंक्ड जीन्स। वाई लिंक्ड जीन्स डायरेक्टली मेल टू मेल ट्रांसफर होते हैं क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ मेल में दिखता है। वाई लिंक्ड जीन्स जैसे कि हाइपरट्रायोसिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन ईयर। आपने देखा होगा कुछ मेल्स के ईयर पे बहुत ज्यादा ऐसे बाल उगे होते हैं, और ये जो इस डिजीज को बोलते हैं हाइपरट्रायोसिस, और ये वाई लिंक्ड जीन्स की वजह से होता है।
और ये कैरेक्टर डायरेक्टली फादर टू सन ट्रांसमिट होता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम डायरेक्टली फादर टू सन ट्रांसमिट होने वाला है। अब हम बात करेंगे सबसे पहला डिजीज दैट इज कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब वो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे प्रेजेंट होता है। इस कलर ब्लाइंडनेस में जिस पर्सन को भी कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, रेड और ग्रीन कलर को अलग नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए रेड और ग्रीन दोनों भी ग्रे ही दिखते हैं। तो कलर ब्लाइंड पर्सन को रेड और ग्रीन दोनों कैसे दिखेंगे? ग्रे। कलर ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू रिसेसिव एक्स लिंक जीन, जिसे एक्स रेज टू स्मॉल सी कहेंगे, तो एक्स स्मॉल सी। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस कब होगा? जब एक्स स्मॉल सी जीन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। और ये जो है, ये जीन क्या करता है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन दैट इज एक्स स्मॉल सी, ये क्या कर रहा है? ये जो है रोक रहा है फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल। तो कलर सेंसिटिव सेल को फॉर्म होने से रोक रहा है। कौन को फॉर्म होने से रोक रहा है? इन द रेटिना ऑफ आई। तो रेटिना में, जो आंख का रेटिना है, और उसमें कौन सा कलर सेंसिटिव सेल को फॉर्म होने से रोकता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को रेड और ग्रीन कलर दोनों भी ग्रे दिखने लगता है। अब जो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल होता है, मतलब वो फीमेल जिसमें दोनों भी एक्स स्मॉल सी प्रेजेंट है। तो फीमेल के बाद पास दो एक्स क्रोमोसोम्स है और फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे एक्स स्मॉल सी प्रेजेंट हो, तो वो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल है। सिर्फ उनमें ही ये वाला डिजीज दिखेगा। और दूसरा उस मेल में, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल के पास जब एक्स स्मॉल सी एक भी क्रोमोसोम में आए तो उनमें ये डिजीज दिखेगा। तो ये डिजीज किस में दिखता है? होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल में या फिर हेमीजाइगस रिसेसिव मेल में। हेमी क्यों? क्योंकि उसमें एक ही क्रोमोसोम है। और ये जो फीमेल्स हैं और मेल हैं, वो रेड और ग्रीन कलर को अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है वो वुमेन में बहुत कम चांसेस है देन मेल, क्योंकि अगेन द रीजन, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, तो भले एक पे आ जाए तो दूसरा उसे बचा सकता है, बट मेल में एक ही है, इसलिए मेल को कलर ब्लाइंडनेस होने की चांसेस ज्यादा है। अब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होने देता है वो जीन है एक्स कैपिटल सी। ये एक्स कैपिटल सी ये डोमिनेंट जीन है और ये कलर सेंसिटिव सेल को फॉर्मेशन को हेल्प करता है रेटिना में, जिससे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कैसे नॉर्मल और कलर ब्लाइंड वाले पर्सन में ये एक्स स्मॉल सी या एक्स कैपिटल सी के प्रेजेंस से इफेक्ट होगा। तो मेल की बात करें तो नॉर्मल मेल में एक्स कैपिटल सी और वाई होना चाहिए, बट कलर ब्लाइंड मेल में एक्स स्मॉल सी वाई होता है, कोई कैरियर मेल नहीं होता। मेल में आइदर कलर ब्लाइंडनेस होगा या फिर नहीं होगा, कैरियर इंटरमीडिएट नहीं होता, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स है, तो नॉर्मल केस में दोनों एक्स रेज टू कैपिटल सी होंगे। कलर ब्लाइंड के केस में दोनों होमोजाइगस रिसेसिव जीन होंगे, दैट इज एक्स रेज टू स्मॉल सी, बट कैरियर फीमेल होती हैं जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट है और एक एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव। तो इस तरह से फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस होने की चांसेस कम हो गए हैं, क्योंकि ये कैरियर और नॉर्मल दोनों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, कलर ब्लाइंडनेस सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव होमोजाइगस में होगा। अब जो ये इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कब पास हो सकता है, उसे कहेंगे इनहेरिटेंस। वो दो टाइप ऑफ शादियों से हो सकता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस यदि किसी बच्चे में हो रहा है तो दो टाइप के उनके पेरेंट्स की शादियों की वजह से हो सकता है। पहला, जब शादी हो एक कलर ब्लाइंड मेल का विथ नॉर्मल फीमेल, तो एक कलर ब्लाइंड मेल है जिसके पास ऑब्वियसली एक ही एक्स क्रोमोसोम है विथ स्मॉल सी एंड कैपिटल वाई, उसका शादी हो रहा है नॉर्मल फीमेल के साथ। तो नॉर्मल फीमेल के साथ जब उसका शादी होगा, दैट इज कैपिटल सी एक्स रेज टू कैपिटल सी, दोनों उसके पास, फीमेल के पास नॉर्मल डोमिनेंट जीन है।
वो प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल आई वाला मेल और नॉर्मल आई वाले फीमेल, ठीक है। बट उनके सारे बच्चे, देखिए शादी किसके बीच में हुआ है, कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल के बीच में। उनके 4 बच्चे हुए, उनके चारों बच्चे नॉर्मल होंगे, उनमें कोई भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिखेगा। बट याद रखिए जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी, भले ही उसमें अभी कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिख रहा है बट वो कैरियर ऑफ डिजीज है। तो देखिए कलर ब्लाइंड मेल की शादी हुई नॉर्मल फीमेल के साथ, तो कलर ब्लाइंड मेल का जीनोटाइप है Xcy और नॉर्मल का है XC, दोनों भी। कलर ब्लाइंड मेल के 2 गैमेट्स बने, एक Xc एक Y। नॉर्मल फीमेल के 2 गैमेट्स बने, एक XC दूसरा XC। अब ये गैमेट्स क्रॉस होंगे और F1 जनरेशन मिलेगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज है, ऑब्वियसली 2 फीमेल्स एंड 2 मेल्स। तो दोनों फीमेल्स में एक कैपिटल C और एक स्मॉल c आएगा दोनों फीमेल्स में, इसलिए दोनों डॉटर्स इस केस में तो नॉर्मल हैं F1 जनरेशन के लिए, बट वो कैरियर्स हैं और मेल दोनों भी नॉर्मल उन्हें पैदा होंगे, ठीक है। बट अब जब शादी होगा कैरियर फीमेल दैट इज डॉटर का नॉर्मल मेल से, मतलब F1 जनरेशन यहां पे पैदा हो गया। अब ये F1 जनरेशन की एक बेटी का जो कैरियर है उसका शादी हो रहा है नॉर्मल मेल के साथ। तो कैरियर डॉटर का क्या है, क्रोमोसोम XC X और नॉर्मल मेल के साथ शादी हो रहा है इसलिए XCY, ठीक है। तो ये जीनोटाइप हुआ कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल का। अब उनमें गैमेट्स बनेंगे, कैरियर डॉटर में 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, XC X। नॉर्मल मेल में 2 तरह के गैमेट मिलेंगे, XCY। अब इनमें क्रॉसिंग होगा। क्रॉसिंग होने के बाद ऑब्वियसली उनको 2 बेटी और 2 बेटे होंगे। तो एक बेटी पूरी तरह नॉर्मल होगी जिसमें दोनों भी X क्रोमोसोम्स कैपिटल C के साथ आए, बट एक बेटी उनकी अब कैरियर बनेगी वापस, एक XC है एक XC है। उनका एक बेटा नॉर्मल होगा XCY के साथ, बट अब जो एक और बेटा है वो कलर ब्लाइंड होगा क्योंकि उसके पास एक ही X क्रोमोसोम है जो स्मॉल c के साथ आ रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी कैरियर थी और उसने अपना कैरियर वाला X क्रोमोसोम रिसेसिव वाला दे दिया अपने एक बेटे को। तो इसलिए अब उनके 4 बच्चे होंगे जिसमें से 2 नॉर्मल है, एक बेटा एक बेटी, एक बेटी कैरियर है वाइल, एक और जो लास्ट बेटा है वो कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब ये बेटा कलर ब्लाइंड क्यों हुआ, ये बेटा कलर ब्लाइंड हुआ क्योंकि उसके नाना जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, ठीक है। तो ये बेटा कलर ब्लाइंड इसलिए हुआ क्योंकि नाना उसके कलर ब्लाइंड थे, इसलिए उसकी मम्मी कैरियर बनी और इसलिए ये बच्चा कलर ब्लाइंड बना। तो जो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है उसका कलर ब्लाइंड का इनहेरिटेंस देखिए फर्स्ट जनरेशन में तो दिखा ही नहीं, वो कहां दिखा, डायरेक्ट सेकेंड जनरेशन में, जब फर्स्ट जनरेशन की डॉटर जो कैरियर थी उसकी शादी हुई और उसके बच्चे हुए तब जाके वो दिखा। और जब वो दिखा, क्यों दिखा ये, क्योंकि कलर ब्लाइंड फादर का जो ग्रैंडसन था, मतलब नाना का जो पोता था, वो क्या था, कलर ब्लाइंड हुआ क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो कैरियर जीन अपने पापा से लेकर आई थी। और इस टाइप के जो इनहेरिटेंस है उसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्योंकि वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि इन लोगों के लिए तो वो माँ और पापा दोनों भी नॉर्मल थे, बट नॉर्मल थे इन सच उन दोनों को ये डिजीज नहीं दिख रहा था। बट ये बच्चा कलर ब्लाइंड हुआ क्योंकि उसे मिला जो अपनी कैरियर मदर से गलत वाला क्रोमोसोम जो उसके नाना से आया था, और इसलिए इस टाइप के इसको इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो सेकेंड जनरेशन बोल सकते हो आप, उसमें जो है 2 नॉर्मल बच्चे होंगे, एक कैरियर होगा और एक कलर ब्लाइंड। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। इसका एक और पार्ट बचा है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में ही उसको इंक्लूड कर देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।
If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.